कॉमर्स के मेरे युवा छात्रों, आज हम सभी साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के समय होने वाले जर्नल के बारे में पढ़ने वाले हैं। हालांकि मैंने इसकी चर्चा पिछले वीडियो में भी कर चुका हूं। संक्षिप्त में बता दूं कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन चाहे किसी भी कारण से होता है तो सबसे पहले उस समय जितने भी पुराने संचय, पुराने लाभ हानि खाते या ख्याति की राशि है तो उसे साझेदारों के बीच ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है, जिसके संबंध में जर्नल मैंने आपको पहले लिखा दिया हूँ। फिर दूसरा काम हम लोग करते हैं कि जब भी साझेदारी का पुनर्गठन होता है तो फर्म उस समय अपने संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करती है। अतः प्रश्न में साझेदारी के पुनर्गठन के समय अगर किसी भी संपत्ति या दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन होता है तो उस समय हम क्या क्या जर्नल बनाते हैं, आज उसी की चर्चा करने वाले हैं। यह भी मैंने पीछे क्लास में बताया था, लेकिन मैं संक्षिप्त रूप में पुनः बता दूं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के समय यदि किसी संपत्ति या दायित्व का पुनर्मूल्यांकन होता है तो हम उसका जर्नल क्या बनाते हैं। तो मेरे युवा छात्रों, आप देखें कि यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन किया जाने वाला है। क्या चीज़ का पुनर्मूल्यांकन किया जाने वाला है? संपत्ति का। संपत्ति को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एसेट्स। और फिर पुनर्मूल्यांकन करने वाला है किसका? दायित्व का। और दायित्व को हम लोग कहते हैं लायबिलिटीज। पुनर्मूल्यांकन का अर्थ आप जानते हैं, पुनर्मूल्यांकन यानी कि रीवैल्यूएशन, यानी फिर से मूल्यांकन। तो स्वाभाविक अगर हम किसी भी संपत्ति का फिर से मूल्यांकन करते हैं या दायित्व का फिर से मूल्यांकन करते हैं तो दो ही चीज़ होगी, या तो संपत्ति के मूल्य में कमी आ जाएगी या तो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि आ जाएगी। ये आप अच्छे तरह से जानते हैं, नाम है पुनर्मूल्यांकन, मतलब फिर से मूल्यांकन, रीवैल्यूएशन। तो जब हम किसी भी संपत्ति का रीवैल्यूएशन यानी फिर से मूल्यांकन करेंगे तो हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु या संपत्ति की कीमत सदैव स्थिर नहीं रहती है। बाजार में प्रत्येक दिन प्रत्येक संपत्तियों की कीमत या तो बढ़ते और घटते रहती है। तो स्वाभाविक है कि जब हम संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करेंगे अर्थात फिर से मूल्यांकन करेंगे तो उसका मूल्य स्थिर नहीं रहेगा, या तो उस मूल्य में कमी आ जाएगी या तो उस मूल्य में वृद्धि आ जाएगी। फिर भी अगर आप कह दो कि सर अगर उसका मूल्यांकन स्थिर रहता है, न मूल्य घटता है न बढ़ता है, तो भैया जब उसका पुनर्मूल्यांकन हुआ ही नहीं तो उसकी जर्नल बनाई नहीं जाएगी। तो जर्नल कब बनाई जाएगी? जब पुनर्मूल्यांकन होगा, और पुनर्मूल्यांकन होगा तो मूल्य में या तो कमी होगी या तो मूल्य में वृद्धि होगी। उसी तरह से दायित्वों का भी अगर होगा तो इसमें भी या तो मूल्य में कमी आएगी या तो मूल्य में वृद्धि आएगी। यह चीज़ हम पिछले क्लास में आपको बता चुके थे, आज रिवाइज करते हैं। तो ये हम अच्छे तरह से जान गए कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। और जब भी संपत्ति या दायित्व का पुनर्मूल्यांकन होगा तो या तो उसके मूल्य में वृद्धि हो जाएगी या तो कमी हो जाएगी। अब इस तरह से हमने जाना कि 4 जर्नल तो यहीं बन जाएगा। पहला जर्नल यह बन जाएगा कि संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर। दूसरा जर्नल बन जाएगा संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो जाने पर। तीसरा जर्नल बन जाएगा दायित्व के मूल्य में कमी होने पर। और चौथा मूल्य बन जाएगा दायित्व के मूल्य में वृद्धि होने पर। इस तरह से हमने जाना कि 4 तरह के जर्नल आप यहाँ पर जान गए। लेकिन अब इस जर्नल को मैं लिख दूं और आप उसे रट सकते हो, पहला तरीका। लेकिन आप जानते हो कि मेरा पढ़ाने का तरीका है कि आप इस तरह से पढ़ो कि आपको रटना ना पड़े, आपको याद हो जाए। तो मैं कुछ तकनीक बता देता हूँ जिसके माध्यम से आप जान जाओगे कि इसकी जर्नल कैसे याद करनी है। तो अब यहाँ पर देखिए कि संपत्ति के मूल्य में कमी हो रहा है। एक छोटा बच्चा भी बताएगा कि किसी भी संपत्ति के मूल्य में कमी होना। आपको ये मालूम है कि ये सभी लेखांकन बना रहे हैं, और जब भी हम लेखांकन बनाते हैं तो हम अपने आप को यह मानते हैं कि हम एक दुकानदार हैं। तो यहाँ पर संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही, मतलब किसके मूल्य में कमी हो रही है? हमारी संपत्ति के मूल्य में कमी। तो आप ये आसानी से बता सकते हैं, एक बच्चा भी बता सकता है कि भाई अपनी संपत्ति के मूल्य में कमी होना हमारे लिए क्या कहलाता है? हानि।
क्या चीज़ के वजह से हानि हुआ? तो पुनर्मूल्यांकन के वजह से हानि हुआ। अब यहाँ लिखा है कि मूल्य में वृद्धि। कोई भी संपत्ति के मूल्य में अगर वृद्धि हो जाती है तो हमें क्या होगा? लाभ। जैसे आपने एक ज़मीन 1,00,000 रुपए में खरीदा, कुछ दिनों के बाद उस ज़मीन का मूल्य में वृद्धि हो गया और उसकी कीमत 2,00,000 हो गई, तो आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान? तो आप खरीदे थे 1,00,000 में और आज इसका मूल्य कितना हो गया? 2,00,000। अगर बेचेंगे तो आपको 2,00,000 मिलेगा, यानी कि मूल्य में वृद्धि होने से आपको क्या होता है? लाभ। तो हम जान गए कि संपत्ति के मूल्य में कमी होना हमारे लिए हानि है और संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होना लाभ है। अब आप ये फर्स्ट ईयर से जानते हैं कि संपत्ति का उल्टा क्या होता है? दायित्व। तो संपत्ति के मूल्य में कमी होना हमारे लिए हानि है, लेकिन दायित्व के मूल्य में कमी होना हमारे लिए लाभ है। कैसे? तो दायित्व का मतलब होता है कर्ज। आप जानते हैं कि दायित्व का मतलब क्या होता है? कर्ज। दायित्व मतलब ये होता है जो चीज़ हमें देना है। तो कर्ज अगर हमारा मूल्य में कमी, यानी कर्ज हमारा कम होगा, तो आप बताइएगा हाँ भैया मेरा जैसे जैसे कर्ज कम होता जाएगा तो कर्ज कम होना हमारे लिए अच्छी बात है, तो ये हमारे लिए लाभ है। लेकिन अगर कर्ज में वृद्धि हो रही है, कर्ज हमारा बढ़ता जा रहा है, तो कर्ज बढ़ना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, तो ये हमारे लिए हानि है। तो अभी आपने जाना कि संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन होने से संपत्ति के मूल्य में या तो कमी हो जाती है या तो वृद्धि। तो संपत्ति के मूल्य में कमी होना हमारे लिए हानि है और वृद्धि होना हमारे लिए लाभ है। इसी तरह से दायित्व के मूल्य में कमी होना हमारे लिए लाभ है और दायित्व के मूल्य में वृद्धि होना हमारे लिए हानि है। क्लियर हो गया? अब हम इसका जो जर्नल बनाने वाले हैं वो इस तरह होगा कि ये जो लाभ या हानि हुआ है वो किसके कारण हुआ है? तो आप कहोगे पुनर्मूल्यांकन के कारण हुआ है। तो पुनर्मूल्यांकन से अगर हानि हुआ है तो आप ये अच्छे तरह से जानते हो कि सभी हानि या खर्च का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। और सभी लाभ या आमदनी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो यहाँ पर जितने भी हानि हुए हैं तो ये हानि क्या हो जाएगा? डेबिट होगा। और तो यहाँ पर मैं नोट लिख देता हूँ कि आप अच्छे तरह से जानते हो कि सभी हानि या खर्च का बैलेंस डेबिट होता है और सभी लाभ या आमदनी का बैलेंस क्रेडिट होता है। ये अच्छी तरह से आप जानते हैं, ये पहले भी मैंने आपको लिखाया था। तो अब इसका हम लोग जर्नल बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले? संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहला जर्नल लिखने वाले हैं संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर। अगर संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही है तो क्या होगा हमारे लिए? हानि। और हानि होगा किसके वजह से? रीवैल्यूएशन यानी पुनर्मूल्यांकन की वजह से। तो और हानि होने से क्या होता है? डेबिट। तो इसका जर्नल एंट्री बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2। किस में कमी हो रही है? संपत्तियां में। तो यहाँ लिखा है सन्ड्री एसेट। सन्ड्री मतलब होता है विभिन्न, यानी जितने प्रकार की संपत्तियां हैं जिनके मूल्य में कमी हो रही है सारे को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए यहाँ पर लिखा गया सन्ड्री एसेट। सन्ड्री का मतलब होता है विविध, विभिन्न प्रकार के। तो जितनी भी संपत्तियां हैं सभी संपत्तियों का नाम हम एक बार यहाँ पर लिख देंगे। तो हम लोगों ने जाना कि यहाँ पर कितने जर्नल पढ़ेंगे? 4। पहला संपत्ति के मूल्य में कमी, दूसरा संपत्ति के मूल्य में वृद्धि, तीसरा दायित्व के मूल्य में कमी और चौथा दायित्व के मूल्य में वृद्धि। तो पहला जर्नल मैंने क्या पढ़ा? संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर। तो संपत्ति के मूल्य में कमी होना हमारे लिए क्या है? हानि। किसके वजह से हानि हुई? तो रीवैल्यूएशन के वजह से। तो हानि को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट। इसलिए मैंने लिखा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2। किस में कमी आ रही है? तो सन्ड्री एसेट्स, मतलब जितनी भी संपत्तियां हैं सबों को लिख दीजिए। अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं? नरेशन। तो यहाँ नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट ऑफ सन्ड्री एसेट्स क्या हो रहा है? कमी, यानी घट रहा है। तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट ऑफ सन्ड्री एसेट्स डिक्रीज। तो संपत्ति के मूल्य में कमी आ रही। पहला एंट्री हो गया। अब दूसरा एंट्री हमारे लिए क्या होने वाला है? संपत्ति के मूल्य में क्या होने पर? वृद्धि होने पर। तो अब हम लोग यहाँ पर दूसरा एंट्री पढ़ने वाले हैं
संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर। दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर। तो संपत्ति के मूल्य में जब वृद्धि होगा तो हमें क्या होने वाला है, लाभ। और लाभ होने से क्या होता है उसका बैलेंस क्रेडिट। क्या चीज़ की वजह से लाभ हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन। तो आप यहाँ पर रीवैल्यूएशन को कर दीजिए क्रेडिट, तो यहाँ जगह रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया। किसके वजह से वृद्धि हो रही है, तो संपत्ति की वजह से। तो यहाँ लिखाएगा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर सन्ड्री एसेट्स का मतलब हो गया फिर कि वे तमाम संपत्तियाँ जिनके मूल्य में वृद्धि हो रही है उन सभी को हम क्या करेंगे, डेबिट। और फिर यहाँ लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट ऑफ सन्ड्री एसेट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज्ड। यहाँ लिखिए इंक्रीज्ड। ठीक है, अब 2 एंट्री हो गए आपके। अब हम लोग आएंगे कौन सा एंट्री में, तीसरा एंट्री। तो तीसरा एंट्री क्या हो जाएगा, दायित्व के मूल्य में कमी होने पर। और दायित्व के मूल्य में, दायित्व का मूल्य में कमी होना मतलब क्या होता है, कर्ज। तो कर्ज में कमी होना हमारे लिए क्या कहलाता है, लाभ। और जब लाभ होगा तो हम लोग किसके वजह से लाभ होगा, पुनर्मूल्यांकन के वजह से। पुनर्मूल्यांकन को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, रीवैल्यूएशन। यानी कि रीवैल्यूएशन से हमें यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे दायित्व के मूल्य में कमी होने पर। तो दायित्व के मूल्य में कमी होना हमारे लिए लाभ है, और जब लाभ होगा तो हम लोग रीवैल्यूएशन को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहाँ लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहाँ पर हम लोग जाना किसके वजह से ये लाभ हो रहा है, तो सन्ड्री दायित्व के वजह से। तो यहाँ लिखेगा सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट। यानी कि वे तमाम दायित्व जिनके मूल्य में कमी हो रहा है उन सबों को यहाँ लिखना है, और फिर यहाँ पर लिख देना है टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन अगर आप एक पहला का लिख लिए तो बस आगे का सब हो जाएगा। फिर हो जाएगा बीइंग अमाउंट ऑफ, क्या चीज़ का अमाउंट है, सन्ड्री लायबिलिटीज़ का। तो बीइंग अमाउंट ऑफ सन्ड्री लायबिलिटीज़ क्या हो रहा है, कमी यानी डिक्रीज। तो DECREASED यानी कि अमाउंट डिक्रीज। तो ये आपका तीसरा जर्नल बन गया। अब हम लोग आते हैं चौथे जर्नल में। तो चौथा जर्नल आपके लिए क्या है, दायित्व के मूल्य में वृद्धि होने पर। और दायित्व के मूल्य में वृद्धि होने से हमें क्या होती है, हानि। किस चीज़ की वजह से हानि हुई, तो पुनर्मूल्यांकन की वजह से। और हानि होने से हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ पर हम लोग चौथा जो एंट्री बनाने वाले हैं वो है दायित्व के मूल्य में वृद्धि होने पर। तो हम जान चुके हैं कि दायित्व के मूल्य में वृद्धि होगा तो वो हमारे लिए हानि है, और जब हानि होगा तो हम लोग डेबिट करेंगे। किसके वजह से हुआ है, पुनर्मूल्यांकन की वजह से। तो यहाँ लिखाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या चीज़ में वृद्धि हो रही है, सन्ड्री लायबिलिटीज। तो जितने भी दायित्व हैं सभी दायित्वों का नाम यहाँ लिख दिया जाएगा। तो हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट ऑफ सन्ड्री लायबिलिटीज क्या हो रहा है, वृद्धि यानी कि इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ लिखा जाएगा इंक्रीज्ड। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपने यहाँ पर जाना कि किसी भी संपत्ति या दायित्व का पुनर्मूल्यांकन होता है तो संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन से कितनी स्थिति निकल कर आती है, 4। संपत्ति में जब पुनर्मूल्यांकन होगा तो या तो इसमें कमी होगी या तो वृद्धि होगी, और दायित्व का भी जब पुनर्मूल्यांकन होगा तो या तो उसमें कमी होगी या तो वृद्धि। तो संपत्ति के मूल्य में कमी होना हमारे लिए क्या है, हानि। और हानि किसके वजह से हो रहा है, रीवैल्यूएशन की वजह से। इसलिए हम लोगों ने यहाँ लिखा संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, यानी जितने भी संपत्तियाँ हैं सबको लिख देना। दूसरा एंट्री मैंने बतलाया संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर। जब वृद्धि होता है तो लाभ हो रहा है, किसके वजह से लाभ हो रहा है, रीवैल्यूएशन के। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर लाभ होता है, किसके वजह से, रीवैल्यूएशन की वजह से। तो यहाँ पर रीवैल्यूएशन को क्रेडिट किया गया।
और संपत्ति, वे सभी संपत्तियां जिनके मूल्य में वृद्धि हो रही है, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। उसी तरह से मैंने दायित्व के मूल्य में कमी होने पर और दायित्व के मूल्य में वृद्धि होने पर बताया। और अब मैं उम्मीद करता हूं कि यह आप अच्छे तरह से जान गए कि जब भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है तो पुनर्गठन के समय अगर किसी भी संपत्ति या दायित्व का पुनर्मूल्यांकन होगा तो ये 4 एंट्री तो होंगे ही होंगे। इसके अलावे भी 2-3 एंट्रीज और है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर ये 5वां एंट्री हो सकता है। 5वां एंट्री यहाँ पर होगा कि अलिखित संपत्तियों का लेखा करने पर। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी संपत्तियां हैं जो कि बैलेंस शीट में लिखा हुआ नहीं है और बाद में पता चलता है ये तो संपत्ति हमारे पास है। तो जब ये संपत्ति पहले तक लिखा हुआ नहीं है, यानी कि हमें वो जानकारी में नहीं था, लेकिन एटेंडम पता चला ये संपत्ति हमारी है, तो जब ये संपत्ति हमारी और हमें यह पता चल गया तो ये हमारे लिए क्या हुआ, लाभ हुआ, क्योंकि हमारी संपत्ति क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पर अलिखित संपत्तियों का जब हम लेखा करते हैं तो हमारी संपत्तियाँ बढ़ती है और संपत्ति बढ़ेगा तो क्या होगा, लाभ होगा, और लाभ होगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इसलिए यहाँ पर रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और किसके वजह से हुआ, तो सन्ड्री एसेट्स के वजह से हुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, यानी कि वे सभी संपत्तियां जो लिखा हुआ नहीं है और उसे हम क्या करने वाले हैं, लिखने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है सन्ड्री एसेट्स, मतलब वे सभी संपत्तियां जिसको हम लिख रहे हैं। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। यहाँ पर रिवैल्यूएशन क्रेडिट क्यों हुआ, समझ में आ गया कि अलिखित संपत्तियां, यानी कि जो संपत्तियां अभी तक व्यवसाय में लिखा हुआ नहीं था, व्यवसाय को उस संपत्तियों के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन अब उसे लिखा जाएगा, यानी व्यवसाय में उसे शामिल किया जाएगा। तो संपत्तियों का व्यवसाय में आना आप जानते हैं कि लाभ हो रहा है, और लाभ होगा किसके वजह से, रीवैल्यूएशन के वजह से। इसलिए हमने रीवैल्यूएशन को क्या कर दिया, क्रेडिट। तो यहाँ पर हो जाएगा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और फिर हम लोग यहाँ पर नरेशन लिखेंगे। तो यहाँ लिखा है बीइंग रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स। हम लोग क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। यहाँ लिखा है बीइंग रिकॉर्डिंग, क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। यहाँ जाएगा बीइंग रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स। इसी तरह से जब संपत्तियां हैं तो संपत्तियों के साथ ही साथ क्या हो जाएगा, दायित्व भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अलिखित दायित्वों का लेखा करने पर, अलिखित दायित्वों का लेखा करने पर। तो ये दायित्व का मतलब कर्ज होता है, आप अच्छे तरह से जानते हैं, यानी कि ऐसा कर्ज जिसके बारे में हमें मालूम नहीं था, लेकिन एटेंडम पता चला कि ये अरे ये भी मेरा कर्ज है। तो कर्ज यानी दायित्व है, तो अलिखित दायित्वों का लेखा, यानी कि जो लिखा हुआ कर्ज नहीं उसे हम जब लिखेंगे तो हमारा कर्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और कर्ज का बढ़ना क्या होता है, हानि। तो जब हानि होगा तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, किसके वजह से होगा, सन्ड्री लायबिलिटी। तो यहाँ लिखा जाएगा सन्ड्री लायबिलिटी, और नरेशन तो बिल्कुल फिर वही हो जाएगा, बीइंग रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, बीइंग रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। इस तरह से आपने जाना कि जब भी संपत्ति या दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन होगा तो पुनर्मूल्यांकन के संबंध में यह 6 एंट्री बनेंगे, और उम्मीद है कि यह 6 एंट्री आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब आपने देखा कि जो मैंने इन संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया, तो इन संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से कहीं हमें हानि हो रहा है तो कहीं पर लाभ हो रहा है, दायित्वों से भी कहीं लाभ हो रहा है तो कहीं पर हानि हो रहा है। तो हमने जितने भी संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन का लेखा किया है, तो इन संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से स्वाभाविक है हमें या वर्ष के अंत में या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। तो 7वां एंट्री हमें अभी यही पढ़ना है, और वो है कि पुनर्मूल्यांकन से वर्ष के अंत में हमें लाभ हुआ या हानि हुआ, एक्यूरेट हमें लाभ हुआ या हानि। तो हम लोग यही लिखेंगे वर्ष के अंत में
पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ का जर्नल। अगर वर्ष के अंत में पुनर्मूल्यांकन, जो हम लोगों ने जितनी भी संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया, तो वर्ष के अंत में या तो हमें इससे लाभ होगा या तो हानि होगा। तो हम लोगों ने ये मान लेते हैं कि लाभ हो रहा है, तो यहाँ लिखाएगा वर्ष के अंत में पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ पर। अगर वर्ष के अंत में अगर हमें पुनर्मूल्यांकन से लाभ होता है तो हम लोग यहाँ जर्नल एंट्री बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब आप बेटा यहाँ पर ये कह सकते हो कि वर्ष के अंत में सर पुनर्मूल्यांकन से लाभ, और लाभ होगा तो उसको क्रेडिट करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये वर्ष के अंत में समायोजन से संबंधित जर्नल है। इसके बाद रीवैल्यूएशन का खाता बंद हो जाएगा, क्योंकि यह वर्ष के अंत में हम लोग फाइनल बना रहे हैं और वर्ष के अंत में हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि वास्तव में हमें लाभ हुआ या हानि, और उसे साझेदारों के बीच चूंकि बांट दिया जाएगा और खाते बंद हो जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा रहा है कि वर्ष के अंत में पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ का जर्नल। तो यहाँ पर जो भी लाभ हुआ तो लाभ का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, और उसे अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, साझेदारों के बीच लाभों को हम बांट देंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। इसलिए यहाँ पर रीवैल्यूएशन को डेबिट किया गया। तो वर्ष के अंत में पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ का जर्नल, तो अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जितने भी पुराने साझेदार हैं उन साझेदारों के बीच में बांट दिया जाएगा। तो ये बात समझ में आ गया ना कि वर्ष के अंत में पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ, और ये पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभों को हम साझेदारों के बीच में क्या करते हैं, बांटते हैं। तो आप जानते हो कि लाभ का बैलेंस क्रेडिट होता है, चूंकि इसे क्या किया जा रहा है, बांटा जा रहा है। तो जब लाभ का बैलेंस क्रेडिट होता है, बांटेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। इसलिए यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आया। तो यहाँ पर एक चीज़ बेटा ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि मैं आप लोगों को यह जर्नल याद करने के बजाय समझाने की कोशिश करी, ताकि आप इसे याद ना करना पड़े, समझ जाए। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट्स को इसे समझने में दिक्कत हो रही है तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे आपको रट लेना है। ये 7 जर्नल है, ये 7 जर्नल को रट लेना है। कैसे, वो इस नरेशन लिखने के बाद मैं बता देता हूँ। यहाँ लिखा जाएगा बीइंग अमाउंट ऑफ, क्या चीज़ का है, अमाउंट प्रॉफिट का, बीइंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी प्रॉफिट आया उन सबको साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफर कर देना। अब इसमें से कोई बच्चा ये कह सकता है कि वर्ष के अंत में सर लाभ के जगह में क्या हो सकता है, हानि। तो हानि भी अगर होता है तो जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं वर्ष के अंत में पुनर्मूल्यांकन से होने वाले हानि का जर्नल। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस इसी जर्नल को उल्टा कर देना है। रीवैल्यूएशन जो डेबिट है तो यहाँ पर रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये ऊपर में आ जाएगा तो यहाँ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट ऑफ, प्रॉफिट के जगह में क्या हो जाएगा, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप यहाँ पर बेटा मैं जब बोल रहा हूँ तो बोल करके भी इसे लिख लेना, हो सकता है हैंडराइटिंग आपको ना दिखे, लेकिन चूंकि वीडियो बहुत लंबा ना बन जाए इसलिए मैं हैंडराइटिंग को बहुत अच्छा नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन आप सुन के भी इसे आसानी से लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको यह बता दिया गया कि जब भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है तो पुनर्गठन के संबंध में पुनर्मूल्यांकन की जाती है, और पुनर्मूल्यांकन के संबंध में कुछ जर्नल बताए गए। तो ये मैंने संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में जर्नल बनाए। मैंने इसे जर्नल को याद न करके रटने के बजाय समझाने की भी कोशिश की। तो अगर आपको यह समझ में आ जाता है कि ये क्यों डेबिट और क्रेडिट हुआ तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस 8 जर्नल को याद कर लेना है। क्या याद करना है कि संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर क्या जर्नल एंट्री होता है, तो भैया होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट। फिर क्या एंट्री होता है, तो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर तो जर्नल एंट्री हो जाएगा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तीसरा एंट्री क्या होगा,
दायित्व के मूल्य में कमी होने पर तो सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जिन्हें यह समझ में आ गया अच्छी बात है, और जिन्हें समझ में नहीं आया तो उन्हें इसे क्या कर लेना है, रट लेना है। तो कितने एंट्रीज रटने पड़ेंगे आपको? पहला तो जानेंगे संपत्ति के संबंध में 2 और दायित्व के संबंध में 2। संपत्ति के संबंध में मूल्य में कमी और मूल्य में वृद्धि होने पर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया संपत्ति के मूल्य में कमी और संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर। फिर दायित्व के संबंध में कितनी एंट्री है? 2। तो यहाँ पर हो जाएगा दायित्व के मूल्य में कमी होने पर और दायित्व के मूल्य में वृद्धि होने पर। तो इस तरह से बेटा ये 4 प्रश्न पॉइंट तो आपको अच्छे से याद हो गया। 4 के बाद जब आप 5वां में आएंगे तो क्या लिखा है? अलिखित संपत्तियों का लेखा होने पर। तो अलिखित संपत्ति का जब लेखा करिएगा तो अलिखित दायित्वों का भी लेखा करना पड़ेगा। तो 5वां और 6ठा एंट्री भी समझ में आ गया। और फिर आपको देखना है जो हम लोगों ने यहाँ 6 तक एंट्री की है उस एंट्री से हमें लाभ हुआ है या हानि, ये ज्ञात करने हम आगे बताएंगे। तो ज्ञात करने के बाद अगर आपको लाभ हुआ है तो ये लाभ का एंट्री बना देना, और अगर ये हानि हुआ है तो हानि का एंट्री बना लेना। तो अब हम यह ज़रूर उम्मीद कर सकते हैं कि अब आपको पुनर्मूल्यांकन से संबंधित सारे जर्नल अच्छे से आवश्यक तौर पर याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको यह बता दें कि इस सभी जर्नल को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यह जर्नल जो है बाबू ये पुनर्गठन से संबंधित है। चाहे यह पुनर्गठन लाभ हानि विभाजन में परिवर्तन के कारण हो, चाहे साझेदारों के प्रवेश के कारण हो, चाहे साझेदारी फर्म के अवकाश के कारण हो, चाहे साझेदारी फर्म की मृत्यु के कारण हो, या 2 से अधिक साझेदारी संगठन फर्म के एकीकरण के कारण हो। इसलिए यह जो जर्नल बताया गया है यह सभी चैप्टर में काम आने वाला है। तो अभी तो हम लोग केवल लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण पढ़ रहे हैं। तो ये इसको अगर अभी याद कर ले तो आने वाले 4 चैप्टर में यह जर्नल हमें काम आएगा, इसलिए भी यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अंत में मैं सारांश में यह कह दूं कि जब भी साझेदारी का पुनर्गठन होता है चाहे किसी भी कारण से हो, तो पहला एंट्री जो करना है वह यह है कि अगर उस समय कोई भी फर्म में पुराना संचय, पुराना लाभ, हानि या ख्याति है तो उसे पुराने साझेदारों के बीच में बांट दिया जाना चाहिए, जो कि पुराने वीडियो में बता दिया गया। फिर दूसरा काम यह देखना है कि क्या पुनर्गठन के समय किसी भी संपत्ति या दायित्व का पुनर्मूल्यांकन हुआ है। अगर जवाब है हाँ तो उन संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से ये इंट्रीज आपके सामने में आता है। और वस्तुतः मैंने इसे समझाने की कोशिश करी है और आप इसे समझ भी गए होंगे और इसे अच्छे से रट लेंगे। तो आज के लिए इतना ही।